Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to do lesson number 2 of supplementary reader class 11 snapshots. Okay, the lesson is The Address by Marga Minku. This is going to be a very detailed explanation video. I will make sure to tell you the meaning of every single difficult word and I'll explain you the whole scenario very thoroughly and very easily. I'll try. Okay, so the address. So in the first few minutes, I will explain you about the characters, will give you a little introduction, and then I'll read each and every line and will side by side explain that to you. Okay, so let's begin with introduction. So The Address, it is a story which is about a daughter who goes in search of her mother's belongings. Belongings का मतलब होता है कोई चीज जो हमारी है. So that is our belonging. ठीक है, right? तो अपनी उसकी मदर की डेथ हो गई थी. जो नरेटर है, शी इज द डॉटर, शी इज द डॉटर, और उसकी मदर की डेथ हो गई थी. एंड अब वो पुराने जो उनके पास एड्रेस था उस लड़की के पास, उसकी मदर ने जो इतने साल पहले उसे दिया था, वहां पर वो जाती है ताकि अपनी मम्मी की जो चीजें हैं, जो चीजें उसकी मदर से बिलोंग करती थी, उन्हें वो खोज सके. सो शी गोज टू दैट एड्रेस जो उसे उसकी मदर ने कई साल पहले दिया था, राइट? लेकिन जब वो उसे ढूंढती है तो बहुत सारी मेमोरीज, जब वो उस एड्रेस पर जाती है, चीजों को देखती है जो उसकी मदर की चीजें थी, तो वो बहुत सारी मेमोरीज में खो जाती है. एंड एट लास्ट शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड. वो फिर लास्ट में, अंत में वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं सभी चीजों को छोड़कर वापस जा रही हूँ. उसका रीजन ये है कि पुरानी चीजों को अगर मैं ले भी लूंगी, वो मेरी मदर को मुझे वापस नहीं कर सकते. माई मदर हैज डाइड एंड शी विल नेवर रिटर्न. और दूसरा कि अगर मैं यहाँ पर रही अपनी उन चीजों के आसपास, उन्हें साथ में ले गई, तो सिर्फ मुझे पुरानी फीलिंग्स, मेरी पुरानी यादें मुझे बार बार याद आएंगी, पुरानी चीजें जो मुझे हर्ट करेंगी, और पेन के अलावा मुझे और कुछ वहां से नहीं मिलेगा. ठीक है, सो द कैरेक्टर्स आर, पहली है डॉटर जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी है. किसकी डॉटर है? शी इज डॉटर ऑफ मिसेज एस. तो नरेटर की जो मदर का नाम है दैट इज मिसेज एस. नरेटर कौन होता है? जो हमें स्टोरी बोल रहा है, मतलब जो बोलकर हमें स्टोरी सुना रहा है. बोलकर इन द सेंस की जैसे पूरी स्टोरी में जो आई का कैरेक्टर होगा या मी के जो कैरेक्टर्स होंगे, मी आई मी, वो नरेटर है कि वो जो गर्ल है वो हमें अपनी कहानी सुना रही है, इस तरीके से. ठीक है, तीसरे कौन है कैरेक्टर? मिसेज डॉर्लिंग. एंड शी इज एन ओल्ड नोन पर्सन ऑफ मिसेज एस, यानी कि वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जब हुई तो उससे पहले जो मिसेज एस थी वो इन्हें जानती थी, किसे? मिसेज डॉर्लिंग को. तो इनकी पुरानी मतलब नोन पर्सन है. एक बड़ा नई टर्मिनोलॉजी आपके पास आएगी फॉर ओल्ड नोन पर्सन, दैट विल टेल यू व्हेन विल स्टडी द लेसन. ठीक है, और जो मिसेज डॉर्लिंग है, इन्हें काफी सारा सामान मिसेज एस दे देती हैं ताकि अगर वॉर के टाइम पर एकदम से हमें भागना पड़ जाए अपना घर छोड़ के, तो जो मेरा कीमती सामान है वो सेफ रहना चाहिए. इस वजह से मिसेज डॉर्लिंग को वो दे देती है. मिसेज डॉर्लिंग कनिंग नेचर की हैं, सेल्फिश हैं, और इतने सालों के बाद जब वो जो डॉटर है जाकर इस मतलब मिसेज डॉर्लिंग के घर पर जाती है, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन. मिसेज डॉर्लिंग के घर जो एड्रेस के अकॉर्डिंग, एड्रेस गिवन बाय मदर के अकॉर्डिंग जो डॉटर है, जब वो मिसेज डॉर्लिंग के घर जाकर कहती है कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ, तो मिसेज डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से, उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देती हैं. एंड शी बिहेव्स इन सच अ वे कि मैं तो आज से पहले मिसेज एस को या उनकी बेटी किसी को भी जानती नहीं हूं. दैट इज व्हाई शी इज सेल्फिश एंड ऑफ कनिंग नेचर. फिर मिसेज डॉर्लिंग की एक बेटी है, दैट इज नाम नहीं गिवन है, बट मिसेज डॉर्लिंग, डॉर्लिंग्स डॉटर इज मेंशन्ड. ठीक है, अब मिसेज डॉर्लिंग का एक बॉडी फीचर क्या है? ब्रॉड बैक, यानी कि उनकी वाइड मस्कुलर पीठ, बैक यानी कि पीठ है, और जैसी माँ की है वैसे ही इनकी बेटी की भी पीठ है. तो ये एक फिजिकल फीचर हमें दिया गया है. सो दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द कैरेक्टर्स. नाउ वी शैल बिगिन हियर. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. द एड्रेस. ठीक है, द एड्रेस बाय मार्गा मिंकू. ठीक है, let us now read. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये जो छोटी सी स्टोरी है एक poignant है. poignant का मतलब है, poignant account का मतलब है एक arousing sadness का account, यानी कि जैसे जैसे आप स्टोरी में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे वो हमें अपनी चीजें बताएगी, तो sadness इंक्रीज होती जाती है. So poignant means arousing sadness, बढ़ती हुई गमी. ठीक है, account यानी कि you can say sort of story type आप कहोगे. ठीक है, of a daughter, एक बेटी की है जो वॉर के बाद, वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, हॉलैंड में वॉर के बाद वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स, माँ तो मर चुकी है उनकी जो डॉटर है, लेकिन अब वो अब इतने सालों बाद अपनी मदर की बिलोंगिंग्स, जो मदर की चीजें हैं, जो चीजें मदर को बिलोंग करती थी कुछ समय पहले, उन्हें उनकी सर्च में जाती है इन हॉलैंड. ठीक है, व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वो उन्हें ढूंढ लेती है उन चीजों को, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ. जिन चीजों को, जो मदर की बिलोंगिंग्स थी, जब उन्हें वो ढूंढ लेती है तो वो जो चीजें हैं वो इवोक करते हैं, यानी कि अपने अंदर से मेमोरीज एमर्ज करते हैं, अराउज करते हैं मेमोरीज उसकी अर्लियर लाइफ की, यानी कि उसके बचपन की, उसकी पुरानी लाइफ की. हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन. लेकिन वो डिसाइड करती है कि ये सब चीजें छोड़कर मैं अब आगे लाइफ में मूव ऑन करूंगी. रिजॉल्व्स मींस डिसाइड्स. अब वो डिसाइड करती है, रिजॉल्व करती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है ये जो हमारा यहाँ पे सीन स्टार्ट हो रहा है?
इस तरीके से है कि जो डॉटर है वो एड्रेस पर जाती है और एक घर के बाहर दरवाजे को खटखटाती है, ठीक है, और अब दरवाजे में से जो थोड़ा सा हल्का सा दरवाजा खोलकर एक औरत वहां से देखती है, झांकती है बाहर, और अब जो लड़की है, जो नरेटर है, वो क्वेश्चन पूछ रही है उसे, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। एज आई मेंशन्ड, आई एंड मी के जो कैरेक्टर्स हैं वो नरेटर के हैं, मिसेज एस की डॉटर की है, ठीक है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। स्टिल यहाँ पे मतलब है कि क्या आप अभी भी मुझे जानते हो, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। जो जिसने औरत ने दरवाजा खोला था तो उसने मेरी तरफ सर्चिंगली ढूंढा कि कोई आपको आकर दरवाजे पे कहे कि आप क्या मुझे जानते हो, और अगर आप इसे नहीं पहचान पा रहे तो आप देखोगे, ध्यान से खोज सी करोगे, यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द पर्सन। तो द सेम वाज डन बाय द वुमन, ठीक है। ये वुमेन एक्चुअल में कौन है, मिसेस डॉर्लिंग है, जो आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। उसने जो मिसेस डॉर्लिंग है उन्होंने दरवाजा अ चिंक ही खोला था। अ चिंक मतलब कि हल्की सी ओपनिंग, नैरो ओपनिंग, पतला सा हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था, और मैं क्लोजर आई के क्लोजर में थोड़ी और दरवाजे के पास गई, एंड एक स्टेप यानी कि एक पौड़ी जो होती है ना, जैसे स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप पर जाकर मैं खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, आई एम मिसेज एस डॉटर। तो जो औरत है उसने बोला कि मैं तुम्हें नहीं जानती, और उसके रिप्लाई में नरेटर ने बोला कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूं। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो जो औरत थी उन्होंने दरवाजे के ऊपर अपना हाथ इस तरीके से रखा कि वो उसे देखकर ऐसा पता लग रहा था कि वो अब दरवाजे को फर्दर मतलब आगे या और ज्यादा नहीं खोलना चाहती थी, सिर्फ नैरो ओपनिंग तक अपने डोर की ओपनिंग को लिमिट रखना चाहती थी। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। जो औरत का जो चेहरा था उसने मुझे कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसा मेरे को मतलब उनके चेहरे से मुझे नहीं ये चीज फील हो रही थी कि वो मेरे को पहचान रही है। रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। शांति में वो मुझे घूरती रही। किसे घूरती रही? नरेटर को घूरती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। परहैप्स यानी कि शायद। अब वो मतलब जो नरेटर है वो कहती है कि शायद मेरे को गलती लग गई और मैंने सोचा शायद वो नहीं है जिन्हें मैं ढूंढ रही हूं। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स एगो। वो कहते हैं शायद मुझे गलती लग गई होगी, वैसे भी मुझे बाय फेस इतनी पहचान नहीं है उस औरत की जिनके पास आकर मैं अपनी मदर की बिलोंगिंग्स ढूंढने आई हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ एक बार ओनली वंस इन देखा था, वो भी आज से बहुत ज्यादा साल पहले। और किस तरीके से देखा था? फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, हल्के से कुछ समय के लिए सिर्फ देखा था, सॉर्ट ऑफ ग्लैंस और फॉर अ वाइल ओनली, एंड दैट इज वाई शायद मैंने रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूं, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मैं गलत घर में आ गई हूं। नेक्स्ट इज दैट इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। अब शायद मोस्ट प्रोबेबल यानी कि सबसे ज्यादा चांसेस मुझे इस चीज के लग रहे हैं कि मैंने गलत बेल पर आकर गलत बेल को रंग कर दिया, मैं गलत दरवाजे पर आ गई, गलत घर पर आ गई। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब जो वुमेन थी उन्होंने दरवाजा बंद करा, शी लेट गो ऑफ द डोर, और उसके बाद वो साइड में, दरवाजे की थोड़ी साइड में हो गई, ठीक है ना। तो वुमेन द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब हल्का सा वो साइड से में हुई, स्टेप्ड मतलब थोड़ा सा 2-4 कदम बढ़ के वो साइड में हुई। शी वाज वेयरिंग माय मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो अब नरेटर ने देखा कि वो मेरी मदर की बुनी हुई, निटेड मतलब बुनी हुई, कार्डिगन, हरे रंग की कार्डिगन पहनी हुई थी वो औरत। कार्डिगन का मतलब होता है स्वेटर विद बटन्स, ठीक है, जिस स्वेटर में बटन्स होते हैं उसे हम कार्डिगन कहते हैं। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो लकड़ी के बटन्स लगे हुए थे उस ग्रीन कार्डिगन पर, वो बार बार धुलने की वजह से पेल हो गए थे, कलर उनका फीका पड़ गया था। शी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, ठीक है। अब उसने, जो औरत थी, उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन की तरफ देख रही हूं, और जब उसने मुझे ऐसा देखते हुए देखा तो अपने आप को हाफ हिड, उसने अपनी बॉडी में मतलब अपना हाफ पोर्शन ऑफ द बॉडी फिर से दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट। लेकिन अब वो कार्डिगन की देखकर, अपनी मां की बनाई हुई कार्डिगन की पहचान करके अब मुझे पता लग गया था कि मैं सही थी, मैं सही घर पर आई हूं और मैं गलत एड्रेस पर नहीं पहुंची हूं। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। उन्होंने, लड़की ने पूछा नरेटर ने कि तुम मेरी मदर को जानती थी। Have you come back? said the women. I thought that no one had come back. तो have you come पूछती है कि क्या तुम वापस आ गई हो? मुझे लगा कोई भी वापस नहीं आया है, only me. तो उसने, फिर लड़की ने बोला कि सिर्फ मैं ही आई हूं। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब जो उनके पीछे का रास्ता जो था, यानी कि जहां जैसे वो डोर से खड़ी थी तो उनके पीछे जो घर से में जो रास्ता था, पैसेज यानी कि जो हल्का फुल्का जो भी रास्ता था, वहां से एक दरवाजा खुला और बंद हो गया बिहाइंड हर, उस लेडी के पीछे। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। मस्टी मतलब बासी गंध वहां से एमर्ज हुई, यानी कि वहां से निकली। जैसे घर में कोई पर्सन है, आपको डोर पे रिसीव कर रहा है, लेकिन पीछे जो घर के मेंबर्स हैं वो किसी कमरे के दरवाजे से निकले और उस दरवाजे को उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरीके का सीन आप अपने माइंड में इमेजिन करें। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो औरत कहती है कि मुझे इस बात का रिग्रेट है, मुझे इस बात का पश्चाताप है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती।
अब वो नरेटर कहती है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं स्पेशली यहाँ तक ट्रेन में आई हूँ और मैं आपसे कुछ पलों के लिए, कुछ फॉर अ मोमेंट मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो वुमेन इनकार कर देती है, तो उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया और अब बात करने से भी इनकार कर दिया कि ये मेरे लिए इस समय सुविधाजनक कन्वीनियंट नहीं है, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती, अनदर टाइम की कभी और तुमसे मैं बात करूंगी लेकिन अब नहीं कर सकती। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। तो उसने अपना सिर हिलाया, ऐसा बोलते हुए उसने बोलकर अपना सिर हिलाया और कॉशियसली सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया, इस प्रकार से बंद करा कि घर में जो दूसरे लोग हैं बट हुएवर इज इन द हाउस वो डिस्टर्ब ना हो दरवाजे के एकदम बंद होने से या किसी भी आवाज से। तो ठीक है ना, अब वो अंदर चली गई। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं उनके दरवाजे को बंद करने के और अंदर जाने के बावजूद भी मैं जहां पर थी, जिस स्टेप पे मैं, जिस पौड़ी पे, जिस स्टेप पे मैं खड़ी थी, मैं वहीं खड़ी रही। कौन बोल रहा है? ऐसा नरेटर बोल रही है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। बे विंडो पहले समझ लो क्या होता है। बे विंडो का मतलब होता है बड़ी विंडो, लार्ज विंडो स्टिकिंग आउट ऑफ द वॉल ऑफ अ हाउस। ठीक है, बड़ी विंडो जो कि एक घर की दीवार से बाहर की तरफ को होती है, उसे बोलते हैं बे विंडो। ठीक है, तो वो वहां पर खड़ी रही और जो बे विंडो थी उनके दीवार पे, उससे एक जो कर्टेन था, जो पर्दा था, वो वहां से मूव हुआ। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The women would have said it was nothing. ठीक है, तो किसी ने someone stared at me, अब वो कह रहे कि मैं बाहर खड़ी रही उनके दरवाजा बंद करने के बाद भी, तो कर्टेन से किसी ने, सॉरी विंडो से किसी ने कर्टेन हटाया और मेरी तरफ थोड़ा सा घूरा और फिर वो इमेजिन करती है कि शायद उसने भी वही पूछा, जो अंदर से जो मेरे को स्टेयर कर रहा था उसने भी वही पूछा होगा जो मैं चाहती थी कि मुझे कोई पूछे। जो क्या चीज थी कि हु आर यू, या फिर आप यहाँ पर क्यों आए। तो इस तरीके की उस जो अंदर से मुझे घूर रहा था उसने उस लेडी, उस विमेन को वही चीज पूछी होगी जो मैं चाहती थी कि जो मैं चाहती थी कि पूछा जाए। ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। ठीक है, और विमेन ने जैसे मुझे जवाब दे दिया, मुझे नहीं पहचाना, मुझे जवाब दे दिया, शी रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी। तो उसी तरीके से उस लड़की जो भी वहां से मुझे घूर रहा था, स्टेयर मतलब घूरना, ठीक है, वो वहां से घूर रहा था, उस वुमेन ने जवाब दे दिया होगा कि कुछ नहीं है एंड इट वाज नथिंग। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर से मैंने नाम, जो नेम प्लेट थी घर के बाहर, उसे फिर से देखा। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनामल। नाम क्या था? डॉर्लिंग था। ठीक है, एंड ठीक है, तो जो नेम प्लेट थी उसके ऊपर क्या नाम था? डॉर्लिंग। और कैसे था? ब्लैक लेटर्स में व्हाइट एनामल पे वो लिखा था। व्हाइट एनामल मतलब हार्ड शाइनी सब्सटेंस जिसको हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक होता है टूथ एनामल, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, तो एक व्हाइट एनामल, व्हाइट बेस था, उसके ऊपर ब्लैक लेटर्स में नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? डॉर्लिंग नाम। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46। जैम क्या होता है? डोर पोस्ट यानी कि चौखट। तो जो चौखट थी दरवाजे की उससे ऊपर, थोड़ा सा चौखट से हायर, अ लिटिल हायर देन दैट क्या लिखा हुआ था? एक नंबर लिखा हुआ था। नंबर कौन सा था? नंबर 46, जैसे हाउस नंबर होता है। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। जैसे अब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो वापस, जो वो लड़की थी अब स्टेशन की तरफ वापस जाने लगी। जैसे वो स्लोली स्टेशन की तरफ जा रही थी, उस लड़की ने अपनी माँ के बारे में सोचा और मम्मी ने ही उसे वो एड्रेस दिया था आज से बहुत साल पहले। ओके, ईयर्स बैक वो एड्रेस उसे दिया था। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. तो ये जो है it had been in the first half of the war, war जो हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके पहले हाफ में, पहला हाफ यानी कि हो चुका था, तो उस समय मेरे को ये एड्रेस मिला था और मैं कुछ दिनों के लिए घर पर थी और एकदम से मेरे दिमाग में ये चीज आई। इट स्ट्रक मी, इट अकर्ड टू मी इमीडिएटली, एकदम से कि कुछ समथिंग या कोई चीज जो है वो हमारे कमरों के रिगार्डिंग बदल चुकी है। ठीक है ना, यानी कि वो अपने पास्ट की बात कर रही है कि जब वो अपने घर पर थी, अपनी मदर के साथ थी, तो एड्रेस उस समय दिया था जब वो कुछ दिनों के लिए घर पर थी, आधी वॉर हो चुकी थी और उसने क्या देखा? अपने कमरों को देखा कि समथिंग इज मिसिंग यू। ओके, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, वेरियस मतलब कई चीजों को मैंने मिस करा। माय मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली। मेरी मदर काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि जो चीजें मिसिंग है हमारे घर से, उस रूम्स से, वो मैंने एकदम से फटाफट नोटिस कर ली। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। उसके बाद मेरी मदर ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मिसेस डॉर्लिंग वही लेडी जो कि उस घर में थी जहां पे वो भी जाकर आई थी। ठीक है, ये चलते चलते वो सोच रही है जैसे वो स्टेशन में की तरफ वापस जा रही है। ठीक है, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। ठीक है ना, whom she hadn't seen for years. तो मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, लेकिन अपेरेंटली मींस अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से। लेकिन जो लोग कहते हैं, जो चीज जैसे दिखती है, अपेरेंटली मींस अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से, या कोई चीज की अपीयरेंस के बेसिस पर, इनकी उसके लिए हम यूज करते हैं अपेरेंटली। वो एक ओल्ड एक्वेंटेंस, दिस इज द वर्ड दैट आई वाज सेइंग यू फॉर एन ओल्ड नोन पर्सन। ठीक है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है नोन पर्सन की, वो पुरानी जानकार थी मेरी मदर की, जिन्हें मेरी मदर ने भी कई सालों तक नहीं देखा था, बट नाउ शी इज सीइंग। और मैंने, एंड दिस इज द
whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. ठीक है, अब वो एकदम से she appeared at her house. इतने सालों से मेरी मदर ने नहीं देखा, लेकिन वो पुरानी जानकार थी. अब वो सडनली हमारे घर पर आ गई है एंड अपने कॉन्टैक्ट को रिन्यू कराया कि अब जो उनकी बातचीत थी, जो उनका आपस में जो मेरी मदर का और मिसेस डॉर्लिंग का कॉन्टैक्ट था, उसे रिन्यू कर लिया एक बार, यानी कि फिर से कई सालों बाद वो मिले. Since then she had come regularly, और उस दिन के बाद वो रेगुलरली हमारे घर पर आती रही. Every time she leaves here, she takes something. Sorry. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. ठीक है, जब भी वो हमारे यहाँ पर आती है तो वो कुछ ना कुछ अपने घर पे अपने साथ ले जाती है. कौन ले जाती है? मिसेस डॉर्लिंग, ऐसा उसकी मदर ने बोला. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. वो एक बार में सारा टेबल सिल्वर ले गई. अब टेबल सिल्वर का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू कटलरी मेड ऑफ सिल्वर. कटलरी क्या होता है? नाइव्स, फॉर्क एंड स्पून्स. ठीक है, तो जो चांदी, सिल्वर यानी कि चांदी के बने हुए जो चम्मच, नाइव्स और फॉर्क्स थे, विच दे वर यूजिंग फॉर देयर एवरीडे ईटिंग, वो एक बार में ही वो सारी चांदी की कटलरी अपने साथ ले गई. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर. एंटीक क्या होता है? कोई भी ऐसी पुरानी कलेक्टेबल ओल्ड ऑब्जेक्ट जो कि ऑफन वैल्यूएबल होती है. ठीक है, तो उसके बाद सिल्वर कटलरी लेने के बाद वो वहां पे जो लटक रही थी एंटीक प्लेट्स, वो भी अपने साथ ले गई. शी हैड ट्रबल लजिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी. तो उन्हें इतना सारा, लजिंग मीन्स कैरिंग, लगिंग मीन्स कैरिंग, तो इतना सारा सामान उन्हें उठाने में, और स्पेशली वो जो बड़े वेसेस थे, बड़े वेसेस कहते हैं फूल रखने के जो बड़े जो पॉट्स होते हैं. पॉट्स नहीं मतलब वेसेस इज द ओनली वर्ड वी यूज फॉर देम. ठीक है, तो जो लार्ज वेसेस थे उन्हें उठाने में उसे लेडी मिसेस डॉर्लिंग को ट्रबल हो रही थी, और मुझे डर था कि उन्हें क्रिक यानी कि अपनी पीठ में इतना भारी सामान उठाने की वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रेन होगा. क्रिक मीन स्ट्रेन, दर्द होगा. फ्रॉम द क्रॉकरी. क्रॉकरी यानी कि भारी सामान. क्रॉकरी क्या होता है? चीनी मिट्टी के, सेरामिक की जो चीजें होती है, रेफर टू दैट इज क्रॉकरी. माय मदर शूक हर हेड पिटिंगली. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. तो मेरी मदर ने अपना तरस रूप में अपना मतलब सिर सा हिलाया. शी शूक हर हेड, और उन्होंने बोला कि मैं कभी भी ये जुर्रत ना करती ऐसा मिसेस डॉर्लिंग को बोलने के लिए कि तुम मेरे घर की जो एंटीक चीजें हैं, जो पुरानी कलेक्शन है और जो इतनी महंगी चीजें हैं, वो अपने साथ ले जाओ. ये उसने, मिसेस डॉर्लिंग ने ये मुझे खुद ही सजेस्ट किया था. शी इवन इंसिस्टेड, और ऐसा मुझे ये चीज को मानने के लिए उसने मुझे जोर दिया. इंसिस्ट करना मतलब जोर देना, मतलब कि किस चीज का जोर दिया? कि मैं आपके घर की सारी एंटीक चीजें, सारी सिल्वर की चीजें अपने साथ ले जाती हूँ. ठीक है, और भी जो चीजें हैं, एंड यही वो चीजें हैं जो मदर की बिलोंगिंग्स वो लड़की ढूंढने गई उस पुराने घर में मिसेस डॉर्लिंग के. समझ आए? She wanted to save all my nice things. अब उसकी मदर कह रही है कि वो मेरी सभी अच्छी चीजों, नाइस थिंग्स को सेव करना चाहती थी. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अगर हमें यहाँ से वॉर की वजह से यहाँ से लीव करना पड़ा ये घर सारी चीजें, तो हम वो कहती है कि अगर हमें, she says कि अगर हमें यहाँ से लीव करनी पड़ी, if we have to leave, तो हम ये सारी चीजें खो ना दें, लूज ना कर दें. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड. अभी जो कॉन्वर्सेशन है ये पास्ट में बता रही है कि ये मेरे, ठीक है, जैसे रास्ते में चली जा रही है, उसके माइंड में चीजें चल रही हैं अपने पास्ट के बारे में. ठीक है, तो वो क्या, अब उसने पूछा, आई मतलब यहाँ पे नरेटर ने अपनी मदर को पूछा, क्या आप इस बात के लिए उनके साथ एग्री कर दिए कि वो हमारा सारा सामान रख लें? एज इफ दैट्स नेसेसरी, माय मदर क्राइड. तो उन्होंने बोला कि मुझे एग्री करना पड़ा इस तरीके से कि शायद वो हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि मदर को अपनी पुरानी चीजों से, एंटीक कलेक्शन से इतनी ज्यादा लगाव था, और सभी को होता है कि वो मतलब शी वाज थिंकिंग अबाउट इन फ्यूचर, कहीं फ्यूचर में हमें यहाँ से वॉर की वजह से जाना ना पड़ जाए, इस वजह से अभी वो ले जाएगी तो अपनी सेफ प्लेस पे रख लेगी, तो हमारे लिए बेटर होगा. ठीक है, बट द लेडी मिसेस डॉर्लिंग वाज टेकिंग बिकॉज शी वाज ऑफ कनिंग नेचर, और थोड़ी सेल्फिश, थोड़ी ज्यादा सेल्फिश थी वो. ठीक है, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद फुल सूटकेस और बैग. और उसकी मदर कहती है कि अगर मैं उसे मना कर दूंगी, है ना, और अगर मैं उसे, इफ आई वुड टॉक लाइक दैट, तो ये हमारी एक इंसल्ट होगी. और तुम उसका भी देखो ना कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा रिस्क ले रही है. उसकी मदर अपनी बेटी को कह रही है कि वो मिसेस डॉर्लिंग कितना रिस्क ले रही है. हर टाइम, एवरी टाइम व्हेन शी कम्स, शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, हमारे घर से एग्जिट करती है एक बड़े सूटकेस, भरे हुए सूटकेस या भरे हुए बैग के साथ. तो वो खुद भी इतना रिस्क ले रही है मेरी चीजों को सेव करने के लिए. ठीक है ना. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. माय मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वाज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. मुझे ऐसा लगा कि मेरे मदर ने ये चीज नोटिस कर ली है कि मैं इस बात को लेकर संपूर्ण रूप से बिलीव नहीं कर रही थी, और मैं इस बात से सहमत नहीं थी कि मिसेस डॉर्लिंग हमारा सामान ले जा रही है. शी लुक्ड एट मी reprovingly and after that we spoke no more about it. और मतलब मेरी मदर एग्री कर रही थी एंड शी वॉज इन फेवर विद मिसेस डॉर्लिंग, लेकिन मैं नहीं थी उस चीज को लेकर एंटायरली कन्विंस अपने आप को कर पाई. तो इस वजह से मेरी मदर ने मुझे रिप्रूवलिंग यानी कि डिसअप्रूवल के साथ देखा, और उस दिन के बाद हमने कभी भी इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करी. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे. तो अब ऐसा सोचते वो चलती जा रही थी स्लोली, और सोचती जा रही थी. जो सोचा उसने हमें यहाँ पे लिख के बता दिया गया है. फिर वो स्टेशन पर पहुंच गई, और रास्ते में जो चीजें थी ऑन द वे, जो चीजें थी उन पर उसने ज्यादा गौर नहीं करी, क्योंकि शी वॉज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. ठीक है. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. ठीक है, मैं उस रास्तों से, उन familiar मतलब जो हम जिन्हें जानते हैं, उन जगहों से मैं फिर से गुजर रही थी वॉर के पहली बार. यानी कि जब वॉर नहीं हुई थी उस समय तो मैं यहां से जाती थी, लेकिन वॉर हो गई, एवरीथिंग चेंज्ड, माय मदर डाइड. तो वॉर होने के बाद आज, यानी कि उस दिन जबकि ये बात है, उस दिन मैं पहली बार
उन फैमिलियर जगहों पर वापस आ रही थी, लेकिन वो कहती है कि मैं आगे नहीं जाना चाहती, सिर्फ वहां तक जाना चाहती हूँ जहां तक नेसेसरी है, कि अगर मैं उस घर से स्टेशन तक वापस आई तो वो मेरी नेसेसिटी थी कि मैं स्टेशन पर आऊं, स्टेशन से आगे मैं अपना वापस मुझे जाना है जहां से मैं आई थी, लेकिन अब यहां से आगे मैं फर्दर नहीं जाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती थी विद ऑल द फीलिंग्स। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। वो क्यों नहीं आगे और चीजों को डिस्कवर करना चाहती थी, बिकॉज या वापस उन जगहों पर नहीं जाना चाहती थी जब कभी वो पहले अर्लियर लाइफ में गई होगी, कि ताकि मैं अपने आप को अपसेट ना करूं उन स्ट्रीट्स, उन गलियों की, घरों की साइट यानी कि नजरों से उन्हें देखकर, जो कि घर गलियां जो मेमोरीज से भरे हुए हैं, एक प्रीशियस मेरे लिए एक कीमती समय जो रह चुका है, और अब वो चीजें जो कि बदल चुकी हैं और वापस कभी मेरा वो प्रीशियस टाइम नहीं आएगा और मेरी मदर कभी अब वापस नहीं आएंगे। तो अगर मैं उन रास्तों पर, उन स्ट्रीट्स पर, उन घरों को वापस देखूंगी तो मैं अपने आप को अपसेट करूंगी, और मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैं हर जगह नहीं जाऊंगी। दिस वाज व्हाट वाज गोइंग इन हर माइंड। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इट वॉज इन द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो जब वो ट्रेन से वापस आ रही थी तो उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा, और इस तरीके से मिसेस डॉर्लिंग दिख रही थी जैसे तब दिख रही थी जब उन्होंने पहली बार उनसे मुलाकात करी थी। पहली बार मुलाकात कब करी थी मिसेस डॉर्लिंग से? उस लड़की ने जिस दिन मेरी मदर ने बताया था मेरे को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, उस दिन से अगली सुबह जो थी, यानी कि अगर आज बताया तो कल सुबह जो होगी, उस दिन मैंने मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार देखा था। तो और वो ठीक है ना, इन द ट्रेन बैक, तो उसी आई सो मिसेस डॉर्लिंग को फिर से अपने सामने उसी तरीके से देखा, वही मिसेस डॉर्लिंग मुझे दिखाई दे रही थी जो कि मैंने आज से इतने समय पहले देखी थी। I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. ठीक है, और अब वो फिर से अपने पास्ट का बता रही है कि उस दिन मैं लेट उठी थी, यानी कि जिस दिन मैंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था उस दिन मैं लेट उठी थी, और मैं डाउनस्टेयर्स यानी कि पौड़ियों तक के नीचे आ रही थी। तो मैंने अपनी मदर को किसी को बाय कहते हुए, जैसे सी समवन आउट, किसी को घर से हम बाय टाटा करके भेजते हैं ना, तो मैंने वो अपनी मदर को देखा, और वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, और वो जो औरत जिसे वो बाय टाटा कर रही थी, यानी कि बाय टाटा इज नॉट मेंशन्ड, वी आर जस्ट यूजिंग इट इन आवर ओन लैंग्वेज, सी समवन आउट जिन्हें वो कर रही थी, तो उनकी एक ब्रॉड बैक थी, एक वाइड मस्कुलर बैक थी उनकी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर शी बेकर्ड टू मी। तो ये फिर से वो अपने पास का बता रही है कि जिस सुबह पहली बार मैं मिसेस डॉर्लिंग को मिली थी, तो मेरे मदर ने फिर मेरे को देखकर बोला कि ये मेरी बेटी है, और शी बेकर्ड मतलब कॉल्ड, ठीक है, शी कॉल्ड टू मी, और मेरे को अपने पास बुलाया। द वुमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। तो जो वुमेन थी उसने सिर हिलाया कि ओके शी इज योर डॉटर, और उसके बाद उसने सूटकेस जो था कहां से उठाया, कोट रैक के नीचे पड़ा हुआ सूटकेस उठाया। कोट रैक क्या होता है? पीस ऑफ फर्नीचर डिजाइंड टू हैंग कोट्स, हैट्स एक्सेट्रा। तो उस कोट रैक से के नीचे जो सूटकेस पड़ा था उसे उठाया और वो वहां से चली गई। उस दिन मिसेस डॉर्लिंग ने क्या पहन रखा था? एक ब्राउन कलर का कोट पहन रखा था और एक हैट पहन रखी थी जिसकी कोई शेप नहीं थी। इट वाज विदाउट एनी शेप, शेपलेस। डज शी लिव फार अवे? आई आस्क्ड। अब वो पास्ट की बात कॉन्वर्सेशन अपनी मदर के साथ ही शेयर करिए कंटिन्यूटी में, ठीक है। तो उन्हें बोला कि क्या वो हमसे दूर रहती है? सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस, कि अगर तो वो हमसे पास रह रही है तो वो थोड़ा थोड़ा करके मान जा सकती है कि अगर अब वो हमसे दूर रह रही है तो कितनी डिफिकल्टी है। देखो इतना भारी भरकम हैवी केस यानी कि सूटकेस लेकर हमारे घर से जा रही है। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस, उस डिफिकल्टी जो वो फेस कर रही थी उसे देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या ये हमसे दूर रहती है। इन मार्कनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। तो मदर ने उस दिन एड्रेस बताया था, द एड्रेस जो हमारे चैप्टर का ही नाम है, कि ये जो लेडी है मिसेस डॉर्लिंग ये कहाँ रहती है? मार्कनी स्ट्रीट में, नंबर 46 इनका है हाउस नंबर। और उसकी मदर ने बोला रिमेंबर दैट, इसे याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर। मैंने उसे याद तो रखा इतने लंबे समय तक, एड्रेस को मैंने याद रखा, लेकिन मैंने काफी लंबे समय तक वेट करा वहां तक, उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेशन आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोल्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वाज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। इनिशियली यानी कि शुरुआत में लाइब्रेशन के बाद, यानी कि जब वॉर वगैरह वो सब लाइब्रेशन हुई उसके बाद, तो मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस सारे स्टोर्ड स्टफ में। स्टोर्ड स्टफ यानी कि जो भी सामान उन्होंने मदर की बिलोंगिंग्स जो थी सेफ प्लेस पे रखी हुई थी, कि लाइब्रेशन के बाद मुझे इनिशियली शुरुआत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और नेचुरली इंटरेस्ट होना एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा अगर नेचुरली बोला जाए तो मैं अफ्रेड थी, मुझे डर था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्जिस्टेड, व्हिच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, व्हिच हैड एंड्योर्ड ऑल दोस इयर्स बिकॉज़ दे वर थिंग्स। तो अब उसे डर किस चीज का था? व्हाई शी वाज अफ्रेड? वो किस चीज के लिए डर थी? कन्फ्रंटेड मींस कम फेस टू फेस। वो उन चीजों को फेस टू फेस देखने से डर रही थी जिन चीजों के साथ उसके ऐसे कनेक्शंस थे जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करते। कहने का मतलब कि वो जो चीजें हैं जो वहां सेफ प्लेस में स्टोर करी गई थी वो उसकी मदर की हैं, अब उसकी मदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब वो अपने मदर की बिलोंगिंग्स को फेस टू फेस देखेगी तो वो उसे क्या हो जाएगा? इतनी सारी यादें आएंगी और उस चीज को उसे डर लगता है, ठीक है। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, और वॉर के टाइम पर जिस सामान को कबर्ड्स में, अलमारियों में और डब्बों में छुपा कर रखा गया था और
व्यर्थ में, वेन मीन्स व्यर्थ, और व्यर्थ में हम उनका वेट कर रहे थे कि वापस वो कभी अपनी जगह में आएंगे, विच हैड एंड्योर्ड, विच हैज सर्वाइव्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और वो डब्बों में बंद रहकर, बॉक्सेस में बंद रहकर इतने साल सर्वाइव कर चुके हैं। क्यों सर्वाइव कर चुके हैं? क्योंकि वो चीजें हैं, वो डब्बों में बंद अगर इंसान होते वो सर्वाइव नहीं कर पाते, चीजें इतनी चीजें ये है सर्वाइव कर पाए। कहने का मतलब मैं आपको और अच्छे से बता रही हूँ यहाँ पे कि हमने इस स्टफ को, सभी अपनी एंटिक्विटीज, एंटिक चीजों को, मेरे जो मदर की बिलोंगिंग्स हैं सबको स्टोर करा, ताकि स्टोर करा कर कबर्ड्स में, बॉक्सेस में मिसेस डॉर्लिंग के घर भेज दिया, और वेट करते रहे हम, मेरी मदर इस चीज का वेट करते रहे कि कभी वो समय, वॉर के बाद वो सब पीसफुली वो समय आएगा कि हम वापस से अपनी जगह पर, उनके घर से लाकर अपनी जगह पर उन चीजों को रखेंगे। और लेकिन ये जो वेट रही इतने सालों की बिल्कुल व्यर्थ रही, क्योंकि मेरे मदर तो अब मर चुकी हैं, शी इज नो मोर एंड एवरीथिंग हैड चेंज्ड आफ्टर द वॉर। और ये जो चीजें हैं कबर्ड्स में पड़ी, बॉक्सेस में पड़ी, इतने सालों तक सर्वाइव इसलिए कर चुकी हैं क्योंकि वो थिंग्स हैं। वॉर में मेरी मदर सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि वो लिविंग बीइंग थी, ठीक है ना, लिविंग बीइंग है उनकी मदर, लेकिन ये चीजें डब्बों में बंद इतने साल सर्वाइव कर चुकी हैं और आज भी डब्बों में बंद है या फिर उनके घर पड़ी है क्योंकि वो चीजें हैं, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, bread was getting to be a lighter color, there was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day। लेकिन अब ये इनिशियली बता रहे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर समय के साथ ग्रेजुअली स्लोली मेरा ये सारी चीजें मेरे लिए नॉर्मल होने लग गई। लॉस तो था मदर का, उसे मैं कभी नहीं भुला सकती, बट थिंग्स बिकेम नॉर्मल। जो ब्रेड था उसका कलर लाइट होने लग गया, ब्रेड नहीं जो खाने का ब्रेड होता है। और अब मेरे पास एक बेड था जहां पर आप बेक ऑफ, अनथ्रेटन यानी कि बेक ऑफ, बिना किसी चिंता के सो सकते हो। और एक कमरा था है मेरे पास जिसका जो व्यू है वो ऐसा व्यू है कि मैं हर रोज उसे ग्लांस एक नजर में देखने के लिए मैं मतलब उससे यूज्ड टू हो चुकी हूँ। वही कमरा, वही व्यू और मेरा वो बेड जिसपे मैं बेक ऑफ सो सकती हूँ। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैंने नोटिस करा कि इतने लंबे समय से मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरे अंदर नेचुरली डर था कि मैं उन चीजों को फेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फीलिंग्स मेरी जुड़ी हुई है, मेरा प्रीशियस टाइम जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस करा कि मैं क्यूरियस यानी कि मैं एकदम से मतलब उत्सुक थी, क्यूरियस मतलब उत्सुक थी उन पोजेशंस को लेकर जो कि मेरी मदर की चीजें थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी शायद वो उसी एड्रेस पर होंगी। आई वांटेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर। और फिर उसने मन बनाया कि अब मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, चीजों को मैं देखना चाहती हूँ, टच करना चाहती हूँ और उन्हें याद करना चाहती हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकंड टाइम। अब जो पहली मेरी विजिट थी इन वेन यानी कि व्यर्थ की विजिट जो थी मेरी मिसेस डॉर्लिंग के घर पर, पहली विजिट यानी जहां से चैप्टर शुरू हुआ था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मिसेस डॉर्लिंग ने मुझे पहचाना नहीं, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, आई डिडंट इवन एंटर द हाउस, और मैं इन चीजों को नहीं देख पाई। तो पहली जो मेरी विजिट थी वो बिल्कुल व्यर्थ थी। लेकिन मैंने फिर से एक दूसरी बार कोशिश करी मैंने कि दूसरी बार कोशिश करने का सोचा कि अब मैं दूसरी बार जाकर भी घर जाकर आती हूँ। अब वो फिर से घर पर आई और नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट, अब ये नाउ यहाँ से कहां शुरू होगा कि अब जब वो दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर गई तो अब वो बताती है कि अब इस बार क्या है, एक 15 साल की लड़की ने, लगभग 15 साल की लड़की ने दरवाजे को खोला और मैंने उस लड़की को पूछा कि क्या तुम्हारी मदर घर पर है। नो शी सेड, अब वो लड़की कौन है, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर, ठीक है, आपको आगे पता लग जाएगा। नो शी सेड, उसने बोला नहीं, मेरी मदर अभी एरांड पर गई हैं, डूइंग एन एरांड। डूइंग एन एरांड का मतलब एरांड मींस एक ऐसा काम जिसे करने के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, वर्क इन्वॉल्विंग गोइंग आउट ऑफ द हाउस। तो कहने का मतलब ये था कि मेरी मदर किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर आई सेड आई वेट फॉर हर। तो नरेटर ने बोला कि कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, मैं वेट करूंगी तुम्हारी मदर के लिए, जब वो आ जाएंगी सो आई टॉक विद हर और वो सारी चीजें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज यानी कि वो जो रास्ते, जिस रास्ते से गेट खुलने के बाद जिस रास्ते से जाकर मेरे को लेकर देख रही अंदर, मतलब घर के अंदर का रास्ता, इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रास्ता जैसे कि बाहर सड़क से लेकर गई, नहीं, जैसे घर का दरवाजा मेन डोर से फिर जब आप किसी रूम तक जाते हो तो कोई पर्टिकुलर पैसेज तो होता है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है कि मैंने लड़की को उस पर मतलब जैसे जैसे वो जाती रही मैंने उसको पीछे पीछे फॉलो करा। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, एक पुराने जमाने का, ओल्ड फैशन मतलब पुराने जमाने का लोहे का बना हुआ कैंडल होल्डर, हनुक्का कैंडल होल्डर जो था मिरर के हंग नेक्स्ट टू मिरर, एक शीशे के बिल्कुल साइड में लटक रहा था। हनुक्का क्या होता है? हनुक्का इज द फीस्ट ऑफ लाइट्स, अ हिब्रू फेस्टिवल इन दिसंबर में मनाया जाने वाला एक जूइश फेस्टिवल है, लाइट्स का फेस्टिवल, ठीक है ना। तो हनुक्का इज यूज्ड इन जूइश फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है ना। और वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडलस्टिक। अब वो फिर से याद करते हैं कि ये बिलोंगिंग्स जो सारा सामान है उनके घर पे किसका है, उसकी मदर का है ऑलमोस्ट, और जितना एंटीक है वो सारा उसकी मदर का है। तो पहली चीज उसे जो घर के अंदर जाते जाते दिखती है वो एक कैंडल, आयरन का कैंडल होल्डर है। और फिर वो अपने मन में उसकी ये खबर आती है कि हमने तो मतलब मैंने, मेरी मदर ने कभी इसे यूज नहीं करा क्योंकि इससे ये कम्बरसम था, कि अनमैनेजेबल था देन अ सिंगल कैंडलस्टिक। तो मतलब इसे मतलब अच्छे से मैनेज नहीं इजीली हो रहा था ये इसे यूज करना, तो इसलिए हमने कभी इसे यूज नहीं करा, ठीक है। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, अब उस लड़की ने मुझे पूछा कि क्या तुम बैठोगे नहीं। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, तो उसने दरवाजा पकड़ा लिविंग रूम का और मैं उसके पीछे उसके
अंदर चली गई कमरे के अंदर। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मतलब एकदम से मैं घबरा गई, ठीक है। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। अब इस दोनों बातों का क्या मतलब है? जानती क्यों थी, आई न्यू क्यों? बिकॉज वो उनका जो कमरा था लिविंग रूम, वहां पे उसकी मदर की जो पोजेशंस थी, बिलोंगिंग्स थी, वो सारी उस कमरे में पड़ी थी। जैसे एक मिरर के पास लटक रहा था वो तो बाहर था, लेकिन बहुत सारी चीजें उसकी मदर की उस कमरे में थी। तो इस वजह से वो कह रही है कि मैं इस कमरे को जानती हूं क्योंकि उसका सामान था, उसकी मदर का सामान था। लेकिन उसने ये क्यों बोला एंड डिड नॉट नो क्यों बोला? क्योंकि वो एक स्ट्रेंज, एक अनजान जगह, अनजान तो नहीं लेकिन एक नई जगह पर आई थी, तो उस वे में वो कह रही है कि मैं नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वांट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो मैंने अपने आप को उन चीजों के बीच में, मिडस्ट मीन्स बीच में, उन चीजों के बीच में मैंने अपने आप को पाया जिन चीजों को मैं फिर से अपनी लाइफ में देखना चाहती थी। मेरी अर्लियर लाइफ में वो चीजें थी, अब मैंने फिर से देखना चाहती थी, लेकिन उन चीजों ने मुझे ऑप्रेस मतलब सैड कर दिया। एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। मैं देखना भी चाहती थी लेकिन मेमोरीज का भंडार मेरे अंदर आ गया, ठीक है ना, पुरानी चीजों को देख कर। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और शायद वो जो स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था वहां पे वो इसलिए था क्योंकि टेस्टलेस वे, एक गलत से अजीब से तरीके से वहां पर इतनी अच्छी चीजों को अरेंज करा गया था। सो द थिंग्स वर नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली, टेस्टलेस तरीके से वहां पर चीजों को रखा गया था। और हर एक और बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल, अब यार मीन की वो अपने आप को एक मतलब शी इज आस्किंग, और मे बी उसके अंदर नॉट आस्किंग बट उसके अंदर वो ये सोच रही है कि मैं हॉरिफाइड क्यों, क्या मैं इस वजह से हॉरिफाइड हूं कि मैं उन चीजों के बीच में हूं जिन्हें मैं देखना चाहती थी, या मैं स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर की वजह से हॉरिफाइड हूं कि यहाँ पे टेस्टलेस वे में चीजों को अरेंज करा गया है गलत से तरीके से, या फर्नीचर बिल्कुल अगली है और मगी स्मेल यानी कि बिल्कुल बासी सी फंगस टाइप की गंदी सी स्मेल है जो वहां पर थी। हंग देयर मींस इट वाज प्रेजेंट देयर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन स्कार्सली बहुत कम, मैं अपने आप को मैं कोशिश भी नहीं कर पा रही थी अपने आसपास देखने की। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक चेयर मूव करी। द गर्ल यानी कि जो लड़की जिसने दरवाजा खोला था। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, उस कुर्सी पे मैं बैठी और मैंने वुलन ऊन के बने हुए टेबल क्लॉथ की तरफ मैंने घूरा। आई रब्ड इट, मैंने उसको मतलब जैसे टेबल क्लॉथ है उसके ऊपर मैंने से रब करा अपना हाथ, और मेरे जो फिंगर्स थी वो वार्म हो गई फ्रॉम रबिंग। जैसे अगर आप किसी कंबल के ऊपर या मैट्रेस के ऊपर किसी चीज के ऊपर अगर आप ऐसे हाथ रब करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से गर्म से हो जाते हैं, ठीक है ना, या कोई भी चीज रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो दैट इज व्हाई दे ग्रू वार्म, ठीक है। आई फॉलो द लाइंस ऑफ द पैटर्न, मैंने अब जो पैटर्न जैसे वुलन का बना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यानी कि आई टेल यू हियर, जैसे मान लो ये आपका वुलन का वुलन का ऐसे मतलब मैट्रेस है फॉर एग्जांपल जस्ट। अब यहाँ पे ऐसे मान लो हमने लंबी लंबी लाइनों से ऐसे डिजाइन बना रखे हैं, यहाँ पे ऐसे 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 डिजाइन है कुछ, मतलब जस्ट दिस इज हाइपोथेटिकल ओनली। तो उसने अपनी जो हाथ थे, आई फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, तो जैसे पैटर्न तो मैंने ऐसे 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 मूविंग इन द सेम लाइक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से उसने उस पर अपने हाथ मूव करा सेम पैटर्न में, ठीक है। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। अब उसे क्योंकि वो चीजें उसकी मदद की थी तो उसे याद आया कि किसी एज पर, किसी कॉर्नर पर एक बर्न मार्क होगा, एक जले हुए वुलन का निशान होगा, जिस जले हुए निशान को हमने तो कभी रिपेयर नहीं करा था, यानी कि जब मेरी मदर थी, जो कि दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। माय मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। उस लड़की ने बोला कि मेरी मदर जल्दी ही वापस आ जाएंगी, मैंने उनके लिए चाय बना दी है, क्या तुम एक कप चाय का पीना चाहती हो? थैंक यू, ठीक है, थैंक यू उसने बोला नरेटर ने बोला। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने टी जो कप्स थे वो टी टेबल पर रेडी रखे। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उस लड़की की ब्रॉड बैक थी जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह ही उसकी एक वाइड मस्कुलर बैक थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक वाइट टी पॉट से उसने चाय कप्स में डाली। एंड ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, उस टी पॉट के, व्हाइट टी पॉट के ढक्कन के ऊपर सिर्फ एक गोल्ड बॉर्डर था, गोल्डन कलर का एक बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे ये याद है। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, फिर उसने क्या करा, चाय डालने के बाद एक डब्बा खोला, वहां से उसने कुछ चम्मच निकाले, ठीक है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, उसके अंदर से आवाज आई कि ये एक बहुत अच्छा बॉक्स है, और ये आवाज उसने अंदर मतलब उसने शी डिडंट सेड इट अलाउड बट उसके अंदर से एक आवाज आई और उस अंदर की आवाज को उसने खुद महसूस करा, ठीक है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, वो एकदम से अजीब सी आवाज थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि मेरे इसलिए शायद होगी इस कमरे में हर एक आवाज जो है वो डिफरेंट थी, ठीक है। अजीब सा कमरा था, मतलब कमरा अजीब सा था, स्ट्रेंज एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर की वजह से। ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट मी माय टी, तो उसने बोला अच्छा क्या तुम इनके बारे में जानती हो? उस लड़की ने बोला। फिर वो एकदम से राउंड मतलब ऐसे घूमकर, जैसे वो टी पुट कर रही थी तो ऐसे घूमकर उसकी तरफ मुड़ी और उसने उसे उसके चाय दी। शी लाफ्ड, माय मदर सेज इट इज एंटीक, वो हंसी और कहती है कि मेरी मदर कहती है कि ये एंटीक है, पुराना है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत सारे। वो लड़की नरेटर को बताने लग गई। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योरसेल्फ, तो उसने फिर उस कमरे की तरफ पॉइंट करा, इशारा करते हुए, उंगली करते हुए, पॉइंट करते हुए बताया कि तुम अपने सी फॉर योरसेल्फ, तुम अपने लिए देख लो कुछ और अपने आसपास देखो, ये सारी चीजें एंटीक है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, उसने बोला कि उसने मतलब उसे नहीं बोला बट शी इज सेइंग हियर टू अस कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी उसके हैंड को फॉलो करने की, यानी कि जिस हाथ से वो वैसे पॉइंट करते हुए मुझे सारे कमरे के आसपास दिखा रही थी चीजें, मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे पहले से ही पता था क्या चीजें क्या नहीं है।
ठीक है। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, वो कहते मुझे वो कह रही है मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता था कि वो किन चीजों की बात कर रही है, कौन सी एंटीक चीजों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। अब वो जो लड़की है, जो सॉरी जो नरेटर है, वो बस किसे देख रही थी, यानी कि वो अपने आसपास डेयर हार्डली डेयर्ड, यहाँ पे आया था ना हार्डली डेयर्ड टू लुक अराउंड, तो उसने बोला कि मैं बस टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ थी सिर्फ उसे देख रही थी। स्टिल लाइफ का मतलब है पेंटिंग ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड और फ्रूट्स। तो जो टी टेबल के ऊपर जो पेंटिंग थी फूलों की फलों की, उसे देख रही थी। स्टिल लाइफ बोला गया, इनकी वहां से वो हिल नहीं रही थी, परमानेंट पेंटिंग थी टी टेबल पे, स्टिल यानी कि जो चीज रुकी हुई है। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। तो एज अ चाइल्ड यानी कि जब मैं बच्ची थी तो मैंने हमेशा से फैंसीड यानी कि आई डिजायर्ड टू पुट ऑन द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। प्यूटर मींस टिन एलॉय, तो टिन का एक एलॉय, एलॉयज आपने पिछली क्लास में 10th में साइंस में पढ़े हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, या फिर मेटल या नॉन मेटल का भी हो सकता है, एलॉय, ठीक है। तो प्यूटर से बनी हुई प्लेट के ऊपर भी मैंने एप्पल्स रखने का डिजायर करती थी एज अ चाइल्ड। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। तो वो कहती है कि हम इन प्लेट्स को, वो लड़की कहती है हम इन प्लेट्स को हमेशा सॉरी हर एक चीज के लिए यूज करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। आई वांटेड टू सो मच बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल। एक बार हमने वो जो दीवार पर लटक रही है वॉल, सॉरी दीवार पर जो प्लेट्स लटक रही है उनमें भी हमने खाया, और क्योंकि मैं करना चाहती थी, मैं उन प्लेट्स में भी खाना चाहती थी, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, ऐसा वो लड़की बोलती है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। तो अब उस लड़की ने, सॉरी जो नरेटर है उसने क्या करा, वो बर्न मार्क था जो टेबल क्लॉथ के ऊपर, वुलन टेबल क्लॉथ के ऊपर, उसे ढूंढ लिया। अब उसने, उस लड़की ने उसे वो मार्क ढूंढते हुए देख लिया। तो जो लड़की थी उसने मुझे क्वेश्चनिंगली मेरी तरफ देखा, कि मतलब एक तरीके से उसकी नजर में मेरी तरफ, मतलब जिस तरीके से मुझे देख रही थी, तो शी वाज हैविंग मेनी क्वेश्चंस इन हर माइंड। यस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। यस, उस नरेटर ने बोला यस, हाँ हम इन चीजों को टच करने के, तुम्हारे घर में जैसे चीजें, तो जो चीजें हमारे पास होती हैं, हमारे घर में होती हैं, तो उन्हें हम बार बार टच करने के काफी ज्यादा यूज्ड हो जाते हैं, और हम उन्हें हार्डली कभी दोबारा देखते हैं। कि वो उसके पर्सपेक्टिव से कह रही है, तुम्हारे घर पे जिस चीजें पड़ी हैं तुम डेली इन्हें टच करने के यूज्ड हो चुके हो। फिर कहीं ना कहीं उसके अपने मन में है कि आई हैव बीन लॉन्गिंग टू सी दीज फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम, ठीक है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। वो कहते हैं कि तुम किसी चीज को तभी नोटिस करते हो जब तुमसे कोई चीज मिसिंग होती है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वो उसका बचपन बोल रहा है कि जैसे हमारे घर पे चीजें थी तो मैंने कभी इतना नोटिस नहीं करा, लेकिन अब मैं उसे इन चीजों को देखने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो मैं इन्हें देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन थे, उस लड़की के दिमाग में, 15 साल की जो लड़की थी, कि मैंने तो कभी इस चीज को, परहैप्स नॉट एक्जैक्टली मेंशन्ड, शायद कि मैंने इस चीज को कभी नोटिस नहीं करा, क्योंकि उसने बोला उसके रिस्पॉन्स में कि तुम जो चीजें हमारे घर पर पड़ी रहती है उन्हें हम देखने के, छेड़ने के बार बार यूज हो जाती है, तो हम उन्हें हार्डली उन पर कई डिटेल्स पर गौर करते हैं, लेकिन आप तभी चीजों को देखते हो जब वो आपकी लाइफ में आपसे मिसिंग होती है, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। तो वो कहते हैं हम कभी चीजों को देखते हैं, ऐसी चीज जैसे बर्न मार्क्स हैं तब देख रही हो मिसिंग है, और क्योंकि अब इन्हें रिपेयर करा जाना चाहिए, या फिर आप तब देखते हो जब आपने किसी को लेंट करी हो। यानी कि वो जो डॉटर है, जो नरेटर है, वो तो जानती है कि ये चीजें मेरी मदर की हैं और हमने सिर्फ इन्हें मिसेस डॉर्लिंग को दी थी एक चीजें। तो लेंट का मतलब होता है जब हम किसी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज दे देते हैं ताकि वो पर्सन यूज कर सके उन चीजों को, लेकिन हम लेंट करना डजंट मीन की टू गिव देम अवे परमानेंटली, ठीक है। तो वो ऐसा बोलकर उसे एक तरीके से थोड़ा सा बताना चाहती है, यानी कि डायरेक्टली नहीं बता रही, बट शी वांट्स हर टू नो कि ये चीजें मेरी मदर ने लेंट करी हैं, दी हैं तुम्हारी मदर को, तुम्हारी नहीं है ये। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माय वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माय मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। अब उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट, अपने पुरानी लाइफ का इंसिडेंट याद आ जाता है कि एक, फिर वो कहती है नरेटर कि एकदम से मुझे अननेचुरल से साउंड अपनी आवाज की सुनी, और मैंने क्या बोला, आई रिमेंबर, यानी कि उसके मन में वो चीज चल रही है कि मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने मुझे बोला कि क्या तुम मुझे सिल्वर को पॉलिश करने में मदद करोगी। इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वाज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वाज इल as she had never asked me before। तो वो कहते हैं ये जो बात है जिसकी जो मुझे याद आ रही है, बहुत लंबे टाइम, मतलब बहुत पुरानी बात है, और उस दिन मैं घर पर थी, ठीक है ना, और मेरे घर पर होने का कारण ये था कि शायद या तो मैं बोर हो रही थी, या फिर सॉरी आई वाज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, या तो वो कह रहे कि या तो मैं उस दिन बोर हो रही थी इसलिए मेरी मदर ने मुझे बोला कि तुम सिल्वर को पॉलिश कर दो ताकि तुम किसी चीज में एंगेज हो जाओ तो बोर्डम खत्म हो, या फिर शायद मुझे उस दिन घर रहना पड़ा क्योंकि मैं बीमार थी, यानी कि शी इज नॉट श्योर व्हाई शी वाज देयर एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। अब वो क्यों सोच रही कि मतलब उससे पहले उसकी मदर ने कभी उसे नहीं बोला था दैट यू हैव टू पॉलिश द सिल्वर या कुछ ऐसा, तो वो कह रहे कि रीजन हो सकता है या तो उस दिन मैं बीमारी की वजह से घर पर थी तो मेरी मदर ने मुझे घर पर होने की वजह से कोई काम दिया, या फिर शायद मैं बोर हो रही थी इसलिए मेरी मदर ने मुझे किसी काम में एंगेज करने की बात करी। I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब जो लड़की है इसने पूछा कि कौन से सिल्वर की पॉलिश की बात कर रहे हो, और उसकी मदर ने सरप्राइज होकर रिप्लाई करा कि मैं चम्मचों की, फॉक्स की, नाइव्स की ऑफ कोर्स बात कर रही हूँ। और उस दिन उस लड़की को, यानी कि नरेटर को पता लगा कि जिस कटलरी से हम हर रोज खाते हैं वो चांदी की कटलरी है, यानी कि इट इज एक्सपेंसिव प्रेशियस। द गर्ल लाफ्ड अगेन, आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। तो अब लड़की फिर से हंसी और उसने बोला कि मैं शर्त लगा रही हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि वो लड़की कहते हैं बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये चांदी की है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं इरादे से उसकी तरफ देख रही थी। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, वेल डू यू नो। तो यानी कि वो शर्त, तो उसने पूछा उस लड़की ने कि किससे हम खाना खाते हैं, तो उसने बोला वेल डू यू नो।
ठीक है ना। अब रिप्लाई में क्या बोला कि क्या तुम जानते हो। शी हेजिटेटेड, शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर, आई लुक इट्स इन हियर। अब वो यानी कि वो जो लड़की है 15 साल की, शायद वो भी नहीं जानती, या जो ये नरेटर है वो सिर्फ जानना, वो चाहते हैं कि वो जाने। अब वो एकदम से हेजिटेट कर रही थी बिकॉज शी वाज नॉट श्योर कि मुझे क्या चीज, मतलब व्हाट शुड आई रिप्लाई। तो एकदम से वो साइड बोर्ड की तरफ गई जहां पर उसने कटलरी रखी थी, एक डोर वो ओपन करने लगी, एक डोर वो ओपन करना चाहती थी, और वो बोलती है 15 साल की लड़की कि मैं देखती हूँ और ये यहीं पर पड़ा होगा, फिर उसके बाद आई टेल यू कि ये किस चीज से, कि हम किस चीज से खाते हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। आई जंप्ड अप, आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माय ट्रेन। एकदम से वो कूद मार के, यानी कि नरेटर कूद मार के उठी है। उसने बोला कि मैं शायद टाइम को भूल रही हूँ, मेरे को अपनी फटाफट जाके ट्रेन कैच करनी है, सो आई मस्ट लीव। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर। तो उसने अपना ड्रॉअर, जिस ड्रॉअर में वो कटलरी पड़ी थी, उस पर उसका हाथ था, और वो पूछ रही है कि क्या तुम मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना चाहती, कि तुम उनसे मिलने आई थी, एंड यू सेड यू विल वेट। नो, आई मस्ट गो, आई वॉक्ड टू द डोर, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माय ओन वे। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. तो उसने बोला नहीं, मतलब मेरे को वेट नहीं करना, मेरे को जाना चाहिए, I must go। मैं दरवाजे की तरफ गई। जो लड़की है उसने डोर को पुल करा, खींचा, और नरेटर ने बोला कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी, कि मतलब गेट तक का जो रास्ता है, मेन डोर तक। तो एज ए वॉक, जैसे जैसे वो उस रास्ते से, जैसे वो आई थी ना मेन डोर से लिविंग रूम तक, तो उस रास्ते से जब वो वापस जा रही थी, तो नरेटर ने क्या सुना, स्पून्स की, फॉक्स की जिंगलिंग, क्योंकि वो लड़की तो वहीं अपने कमरे में खड़ी थी और वो उस ड्रॉर को ओपन करके कटलरी निकाल रही थी, ठीक है ना। तो जिंगलिंग क्या होता है, लाइट मेटालिक साउंड, मेटल्स की टकराने की आवाज ना। तो उसने जैसे चम्मचों की, फॉक्स की आवाज होती है, तो उसने वो सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। सड़क के किनारे पर मैंने नेम प्लेट देखी, मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, द एड्रेस वाज करेक्ट। अब जब वो वापस घर से वहां से निकल आई, ठीक है ना, तो उसने नेम प्लेट पढ़ी, मार्कोनी स्ट्रीट, जो उसकी मदर ने बताया था, और उसने कहा कि हाँ मैं नंबर 46 पर ही गई हुई थी, तो मेरा जो एड्रेस था वो करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर। लेकिन अब तक मैंने इस एड्रेस को याद रखा, क्योंकि इतने साल पहले मेरी मदर ने मुझे बोला था कि तुम ये एड्रेस याद रखना, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम, यू कैन सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। तो वो कहती है कि मैं वापस उस जगह पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपसे, आपकी मेमोरी में जुड़े होते हैं, आपकी फैमिलियर लाइफ से, आपके फॉर्मर मतलब पूर्व, पहले के टाइम से, वो एकदम से इंस्टेंटली, यानी कि विदाउट डिले, एकदम से वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम, सीवर्ड मींस कट ऑफ, जब आपकी फैमिली से और आपके करेक्शंस उनसे कट ऑफ हो जाते हैं, और एंड यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और आप उन्हें फिर जब स्ट्रेंज, अनजान सराउंडिंग्स में देखते हो, तो उन ऑब्जेक्ट्स की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाती, जो ऑब्जेक्ट्स आपकी पिछले समय के, पिछली लाइफ की मेमोरीज जिनसे जुड़ी होती हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैकआउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। अब जिस जगह पर वो प्रेजेंटली रह रही है, जैसे हमने पहले भी उसमें जिक्र करा था कि वो कमरा है, व्यू है, तो वो कहती है कि और मैं अगर इन चीजों को ले भी लूं, मेरी मदर की है तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ले भी लूं तो मैं एक छोटे से रेंटेड कमरे में, वो जो लड़की है वो एक रेंटेड रूम में रहती है, क्या ही करूंगी उस कमरे में जहां पर ब्लैकआउट पेपर का जो श्रेड्स हैं वो आज भी खिड़कियों पर लटकते हैं। ब्लैकआउट पेपर यानी कि ब्लैकआउट वाज एक टेक्निक है जो पहले टाइम पे वॉर्स के लिए यूज की जाती थी, कि हर जगह लाइटें वगैरह बंद कर दी जाती थी और खिड़कियों पर काले चार्ट पेपर या काले पेपर लगाए जाते थे, ताकि आसमान में जो फाइटर जेट्स वगैरह हो तो उन्हें कहीं भी लाइट नहीं डिटेक्ट होगी, तो कहीं भी आम पॉपुलेशन की प्रेजेंस का नहीं पता लगेगा, तो वॉर को, मतलब लोग इस ब्लैकआउट करके बचते थे। तो ब्लैकआउट पेपर, तो वो कह रहे हैं कि मेरे जो रेंटेड कमरा है उसमें उसकी खिड़कियों पर वॉर के टाइम के आज भी ब्लैकआउट के जो कागज के छोटे छोटे श्रेड्स हैं, टाइनी पीसेस हैं, वो आज भी लटक रहे हैं। और मेरा जो टेबल ड्रॉर है, नैरो पतला सा जो मेरे वहां पे टेबल ड्रॉर है मेरे रेंटेड रूम में, उसमें एक हैंडफुल ऑफ कटलरी से ज्यादा कटलरी, नाइव्स, फॉक्स, ये सारी चीजें आती ही नहीं है, तो मैं इन सारी चांदी की कटलरी को और इन सभी चीजों का क्या ही करूंगी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। रिजॉल्व मतलब डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया कि जो एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 मिसेस जॉर्विन का जो एड्रेस था वो मैं भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजीएस्ट। अब वो कहती है कि जितनी चीजों को मुझे भुलाना है, उन सब चीजों में से इस एड्रेस को भुलाना मेरे लिए सबसे इजी होगा, विच इज अ वेरी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है कि एक एड्रेस को भुला देना, उस एड्रेस को कि जहां पर मेरी मदर की बिलोंगिंग्स हैं, वो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, रैदर देन कि मैं अपनी मदर की बिलोंगिंग्स, अपनी मदर के प्यार को, अपने प्रीशियस टाइम को, उस जगह को, वॉर से पहले उन सभी चीजों को भुलाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उन सभी चीजों के लिए जो मुझे भुलाने की जरूरत है, इस एड्रेस को भुला देना मेरे लिए सबसे ज्यादा ईजी होगा। एंड द ओनली रीजन शी वांट्स टू फॉरगेट एवरीथिंग इज दैट कि चीजें जब आपकी नहीं होती, जब चीजें एक अलग स्ट्रेंज एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में चली जाती है, जब वो आपसे बिछड़ जाती है, तो और जब आपके रिलेशंस, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपसे बिछड़ जाते हैं, मदर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है, तो उन चीजों की कोई आपके लिए कीमत नहीं रह जाती, सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो मैं उन्हें भुला देना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अकाउंट दैट वी हैव स्टडीड, और ये काफी सारी चीजें हमें सिखाती भी है, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड very nicely and in detail the lesson second, the address by Marga Minko. Thank you for watching.